गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हमने इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ ली थी। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, और इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हर कंट्रोल ऑडिट के लिए रेलिवेंट, बोलो। क्योंकि मैंने आपको बताया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत वास्ट होता है, वो फाइनेंशियल एरिया के लिए भी होता है और नॉन फाइनेंशियल एरिया के लिए होता है। हम ऑडिट किसके करने आए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमें सारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से कभी मतलब नहीं होता, ये है पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसका एक पोर्शन ऐसा होता है जिसका इंपैक्ट किस पे होता है, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अगर ये कंट्रोल यहां पर प्रेजेंट नहीं हुआ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैटीरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ऑडिटर जो है, अगर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं, अगर मैं एक्सटर्नल ऑडिटर हूं, तो मुझे आपके पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू नहीं करना है। क्या मुझे आपके पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना है? कहता नहीं, हमारे पास टाइम वैसे भी कम होता है। हमें फोकस किस पे करना है, सिर्फ उन कंट्रोल पे जिनका इंपैक्ट किस पे होता हो, फाइनेंशियल मिस्टेक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। यानी कि अगर ये कंट्रोल प्रेजेंट नहीं हुआ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैटीरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये कौन से कंट्रोल है, फाइनेंशियल कंट्रोल्स है। देखो अब क्या कहते हैं, कंट्रोल्स रेलिवेंट टू द ऑडिट। सबसे पहली लाइन तो ये कहती है कि हर कंट्रोल रेलिवेंट नहीं है, ऑल कंट्रोल्स आर नॉट रेलिवेंट फॉर ऑडिट। ठीक है, तो कौन से कंट्रोल रेलिवेंट है बताओ। कुछ फैक्टर आपको देखने पड़ेंगे, अगर वो फैक्टर प्रेजेंट है उस कंट्रोल में तो वो आपके लिए क्या है, रेलिवेंट है। फैक्टर रेलिवेंट टू ऑडिटर जजमेंट अबाउट वेदर अ कंट्रोल इज रेलिवेंट टू द ऑडिट और नॉट। ये कौन कौन से फैक्टर है, फॉलोइंग, ये फैक्टर है ये। नंबर 1, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, फाइनेंस। कंप्लायंस विद लॉ से कुछ याद आया, कौन से पेज पर है ये, इसी यूनिट के फर्स्ट पेज पे है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो ये कौन से कंट्रोल की बात कर रहा है, कौन से कंट्रोल रेलिवेंट है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर रेलिवेंट, नॉट एवरी कंट्रोल। ठीक है, देख लो फर्स्ट पेज पे, देखो इस यूनिट की बिल्कुल लास्ट में दे रखा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और फिर उसके बाद इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम। तो ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ओके। उसके बाद कंट्रोल वो जो किसी आइटम की कंप्लीटनेस या एक्यूरेसी से रिलेटेड हो। अगर ये कंट्रोल प्रेजेंट नहीं हुआ तो आइटम कंप्लीट नहीं मिलेगी आपको, कुछ ना कुछ गलत मिलेगी, कम मिलेगी, या फिर उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि कट ऑफ पे पीरियड स्प्लिट करने का कंट्रोल। तो जो कंट्रोल कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी, ये रेलिवेंट होते हैं, रेलिवेंट टू दी ऑडिट। ठीक है, उसके बाद में कंट्रोल ओवर ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन एंड कंप्लायंस, ये ऊपर वाली यही पॉइंट आ गए, ये वाला ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, फाइनेंशियल ऑपरेशन। ठीक है, कंट्रोल ओवर सेफ गार्डिंग दी एसेट, कंट्रोल रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव दैट आर नॉट रेलिवेंट टू ऑडिट। ये वाला पॉइंट समझ के आ गया। ये वाला पॉइंट देखते हैं, ऐसे कौन से कंट्रोल है जो रेलिवेंट नहीं है। आपने पहले वाले 4 पैराग्राफ में ये तो बता दिया कंट्रोल रेलिवेंट है, अब ये बताओ कौन से कंट्रोल रेलिवेंट नहीं है। कंट्रोल रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव दैट आर नॉट रेलिवेंट टू ऑडिट। मतलब एंटिटी के लिए तो रेलिवेंट है, वो कंट्रोल होने तो चाहिए, बट ऑडिटर कहता है मेरे किसी काम के नहीं है वो कंट्रोल। ठीक है, इसलिए मैं उसको कंसीडर भी नहीं कर रहा, ऑडिट के दौरान मैं उन कंट्रोल्स पर ध्यान नहीं दूंगा। ये कौन से हैं, एग्जांपल बताना इस कंट्रोल के। ऑटोमेटेड कंट्रोल, ऑटोमेटेड कंट्रोल मतलब जो कंप्यूटर्स पे लगाए गए हैं। ठीक है, तो भाई कंप्यूटर कभी भी गड़बड़ अपनी साइड से तो करता नहीं है, वो गड़बड़ कौन करता है, मैनुअल, इंसान गड़बड़ करता है। तो मेरे लिए कौन से कंट्रोल रेलिवेंट है, जो इंसानों के लिए बनाए गए हैं।
तो मैं वो चेक करता हूं, ठीक है। दूसरा, statute may require the auditor to report on compliance with certain internal control, जैसे कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 IFC। आपने लॉ में चैप्टर नंबर 10 पढ़ा होगा, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, तो उसमें सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में क्या आता है कि कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम जो है वो कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, और वो ऑपरेशन में है या नहीं है, ऑडिटर इसके ऊपर क्या करता है, कमेंट करता है। तो ये उसी की बात कर रहा है। ले दे के क्या कहानी आ गई, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये वाला, ठीक है। आगे आओ, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट क्या है, इससे भी पहले अपन कुछ और टॉपिक पढ़ते पहले। ये वाला पेज नंबर 19 पे, रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ पर थोड़ी समरी लिखते हैं। 19, ये है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर को इसको कंसीडर करना चाहिए। हाँ, इस रिस्क में एक ब्रांच निकल के आती है और इस ब्रांच को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में एक रिस्क क्या निकल के आता है, सिग्निफिकेंट रिस्क। जनरली हम ये समझते हैं कि सिग्निफिकेंट रिस्क का मतलब हाई रिस्क, ऑब्वियस सी बात है, सिग्निफिकेंट रिस्क का मतलब हाई रिस्क तो हो सकता है, बट ये सिग्निफिकेंट रिस्क का मतलब क्या है कि अगर ये रिस्क राइज हो गया तो नुकसान होना पक्का है। हो सकता है एक रिस्क लो हो, बट अगर वो रिस्क मेटलाइज होगा तो नुकसान ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ये कुछ ही एरियाज में पाए जाते हैं, ये कुछ ही एरिया में पाए जाते हैं, जैसे रिस्क ऑफ फ्रॉड। रिस्क ऑफ फ्रॉड मिस स्टेटमेंट क्यों हो सकती है बेटा, एरर की वजह से भी हो सकती है, फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है, बट जहां पर फ्रॉड होने का चांस आपको लगे तो वो एरिया क्या माना जाता है, सिग्निफिकेंट। एरर होना बड़ी बात नहीं है, फ्रॉड होना बहुत बड़ी बात है बेटा। एग्जाम्पल, ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है, ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज। तो जो ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी होती है, ऑडिटर को वहां पर क्या कंसीडर करना होता है, सिग्निफिकेंट रिस्क। अच्छा, जहां पर मटेरियल अनसर्टेनिटी हो, मटेरियल अनसर्टेनिटी हो किसी ट्रांजेक्शन को लेके, कहता है इसका एग्जांपल मैनेजमेंट का जजमेंट, जहां पर मैनेजमेंट की एस्टिमेट हो, मैनेजमेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सर ये कोई बड़ी अमाउंट है, यहाँ पर इस कंपनी में तो बहुत बड़ी अमाउंट है, कंपनी का ज्यादातर माल उधार जाता है और कंपनी ने डेटर के ऊपर कितना प्रोविजन वाला रखा है, 5% का, यानी कि अगर ये डेट रिकवर नहीं हो तो 5% का नुकसान तो बहुत ज्यादा है। अब हो सकता है ये रिकवर हो जाए, हो सकता है ना हो, तो इस एरिया में अनसर्टेनिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये भी हो गया। उसके बाद में नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, इसके बारे में क्या बताया था मैंने आपको जब नोट्स बनवा रहा था, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसके लिए बनता है, रूटीन ट्रांजेक्शन के लिए, जो रूटीन में होती है, तो उसके लिए प्रोसीजर बना दिया अपनों ने कि ये ट्रांजेक्शन अगली बार हमें ऐसे करनी है। जो ट्रांजेक्शन रूटीन की नहीं है, जो कभी कभी होती है, उसके लिए कभी भी कंट्रोल नहीं बनाया जा सकता, और बनाओगे तो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो कभी भी हो सकती है, उसके लिए कोई स्टेप्स नहीं हो सकते। तो यहां पर अगर नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा, और वो ट्रांजेक्शन जो कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट, कैलकुलेशन बहुत उसकी हाई लेवल की होती है,
तो इसमें गड़बड़ होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा, और अमाउंट भी क्या होती है? ज्यादा। तो ये 6 एरिया को सिग्निफिकेंट रिस्की एरिया से कंसीडर किया जाता है। देखो ये नोट हो गया। एज अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट, हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। हाँ, हमें साथ में ये भी देखना होता है जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया है कहीं वो सिग्निफिकेंट रिस्क तो नहीं है। हर रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं होता। ठीक बात है। अच्छा, इसकी जजमेंट कैसे करना है जी? ऑडिटर कंसीडर करेगा एटलीस्ट द फॉलोइंग्स, यानी कि अगर ये एरिया पाए गए, ये फैक्टर्स पाए गए, तो मैं उसे सिग्निफिकेंट रिस्क की प्रोनाउंसिएशन दे दूंगा, मैं उसको सिग्निफिकेंट रिस्क कहलाऊंगा। ठीक है, कहूंगा, सॉरी। रिस्क ऑफ फ्रॉड, रिस्क ऑफ फ्रॉड, complexity of transaction with related party, degree of subjectivity of in the measurement of financial statement related to risk, especially those measurement involving wide range of measurement uncertainty। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो एरिया है जहां पर अनसर्टेनिटी क्या है? ज्यादा है, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जांपल प्रोविजंस, ठीक है। और जहां पर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि वो क्या है? अनयूजुअल है, यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल है, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है। एक रिसेंटली चेंज आए हैं जी, इकोनॉमिक चेंज, अकाउंटिंग चेंज और अदर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब भी चेंज होता है, जैसे चेंज इन लॉ, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चेंज, चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का रेट चेंज होगा, अभी हुआ है ना, तो हो सकता है कंपनी वाले पुराने रेट के ऊपर ही क्या करते हो? अकाउंटिंग कर रहे हो। एएस में चेंज आ गया, हो सकता है मैं पुराने एएस के अकॉर्डिंग अभी भी डिस्क्लोजर दे रहा हूं, जबकि अकाउंटिंग में क्या आ चुका है? चेंज आ चुका है। तो यहाँ पर गड़बड़ होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। क्लियर? चेंज इन रेगुलेटरी एनवायरमेंट, चेंज इन लॉ, लॉ में चेंज आ गया है कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इनके लिए स्पेसिफिक अटेंशन की जरूरत होती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो हर रिस्क सिग्निफिकेंट नहीं होता, सिग्निफिकेंट रिस्क ये होते हैं। एक यहाँ पर लिख लो, रिसेंट चेंजेस, रिसेंट चेंजेस आए इन लॉ, अकाउंटिंग एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक आता है कि मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू कर रहा हूं, इसके क्या बेनिफिट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहता है सर, एक तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवेल्युएशन करने से आपको ये पता लग जाएगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहां वीक है, पहली बात। अच्छा, उससे क्या होगा? जहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा वहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा। अच्छा, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर देखो पोटेंशियल प्रॉब्लम लिख रखा होगा, ये वाला कर लो, इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट। और एक सजेशन, एक ही आ गया, एरर फ्रॉड लाइकली टू बी लोकेटेड। पहले तो ये पता लग जाएगा कंट्रोल कहां पर वीक है। जहां कंट्रोल वीक होंगे वहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है, अब मैं मैनेजमेंट को कहूंगा कि सर आपका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो एडुकेट नहीं है, आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एडुकेट नहीं है। मैनेजमेंट कहती है ऐसे कैसे, हमने इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किए हैं, अगर हमारे कंट्रोल में कोई कमी होगी तो मैं रिपोर्ट कर देते। कहता सर इसका मतलब है ये है कि वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सजेशन देता हूं कि आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। ठीक बात है। अगर आपने ये कंट्रोल एडुकेट नहीं किए तो आपकी एसेट सेफ नहीं रहेगी, मतलब चोरी होने के चांसेस क्या है? ज्यादा है। मैनेजमेंट एडुकेट नहीं है, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसकी जिम्मेदारी है? बताओ, मैनेजमेंट की ना। अगर कंट्रोल सही नहीं है इसका मतलब मैनेजमेंट अपना फंक्शन ढंग से नहीं परफॉर्म कर रही है। ठीक बात है।
इसका मतलब जो आपकी रिपोर्ट है वो रिलायबल भी नहीं है। कौन सी रिपोर्ट? इंटरनल रिपोर्ट। इंटरनल रिपोर्ट जो होती है वो तभी रिलायबल होती है जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या हो? स्ट्रांग हो। इसका मतलब जो रिपोर्ट आप मुझे दे रहे हो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है। अब गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है कहीं पर, तो वहां पर डेप्थ ऑफ एग्जामिनेशन क्या रखना चाहिए? कम या ज्यादा? ज्यादा। और वहां पर मेरी ऑडिट टेक्निक क्या होनी चाहिए? ऑडिट रिस्क। दोबारा से, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू करने से क्या पता लग जाएगा? कहां पर कंट्रोल वीक है। जहां कंट्रोल वीक होंगे वहां पर एरर और फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। अब मैं मैनेजमेंट को कह सकता हूं कि आप अपने फंक्शन ढंग से डिस्चार्ज नहीं कर सकते। मैनेजमेंट कहती है सर हमने तो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर रखा है, कहता वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। मैं आपको सजेशन देता हूं कि अगली बार कंट्रोल ऐसे होने चाहिए, अगर आपने ये अप्लाई नहीं किए तो आपकी एसेट सेफ नहीं है और जो रिपोर्ट आप मुझे दे रहे हो रिलायबल नहीं है। अब आपकी रिपोर्ट अगर रिलायबल नहीं है तो मेरी एक्सेंट एंड डेप्थ जो है वो ज्यादा हो जाएगी और मेरी ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे? ज्यादा परफॉर्म करूंगा। ये बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नंबर जो है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू क्यों करें। अब बात आती है कि रिव्यू किया कैसे जाए। ये भी मोस्ट करने की कई टेक्निक है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 4 है तो मैं 4 ही बता रहा हूं। सबसे पहला, द नरेटिव रिकॉर्ड। नरेटिव का मतलब डिटेल्ड। नरेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? डिटेल्ड। कंट्रोल सिस्टम, आपका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है मुझे उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दो। आपकी कंपनी में जो भी एक्टिविटी होती है उसका प्रोसीजर क्या है, आपने क्या प्रोसीजर सेट कर रखा है, मुझे उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो मैनेजमेंट मेरे सामने एक मोटी बुक रख देती है कि हमारी कंपनी में जो भी एक्टिविटी होती है ना उसके सारे स्टेप इसमें लिख रखे हैं और उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? आईसीएम, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल। हाँ, मैं उसको पूरा स्टडी करूंगा। हमें क्या करना है? इसकी टेस्टिंग करनी है, एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन? कंप्लायंस। ऑडिटर चेक करेगा क्या एक्चुअल में ये कंट्रोल जो आपने मुझे दिखाए हैं, किताबों में लिखे हैं, वो एक्चुअल में फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं। आर बिफोर सच रिकॉर्ड कैन बी डेवलप्ड। ठीक बात है? ओके। बट सर ये कंट्रोल तो बहुत ज्यादा होते हैं और फाइनेंशियल भी होंगे इसमें, नॉन फाइनेंशियल भी होंगे। कहते बिल्कुल, तो सर टाइम ज्यादा लगेगा और मोर ओवर हमें नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल पे ज्यादा फोकस करना भी नहीं होता। बात तो ठीक है। तो ये नॉर्मली कहाँ रेकमेंड किया जाता है, कहाँ सुटेबल है? जहां पर फॉर्मल कंट्रोल क्या हो? कम हो, यानी कि मोर सूटेड टू स्मॉल बिजनेस। ये वाली लाइन ध्यान रखनी है, ये एमसीक्यू में आएगी। एक मिनट, कहाँ गया? ये वाली लाइन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मोर सूटेड टू स्मॉल बिजनेस। ठीक है, चारों टेक्निक का नाम लिख देंगे एमसीक्यू में और पूछेंगे इसमें से कौन सी टेक्निक ऐसी है जो स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल है। कौन सी है? नरेटिव रिकॉर्ड। डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले, पूरे सिस्टम को डिटेल में पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। सारे कंट्रोल को डिटेल में पढ़ पाना। आइडेंटिफाई वीकनेस और गैप इन द सिस्टम, ये भी बहुत मुश्किल होता है। इज नॉट इजी। पूरे सिस्टम में कमियां निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। और जैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होंगे, रीशफलिंग ऑफ मैन पावर, तो आपको पूरा इंटरनल कंट्रोल मैनुअल दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही लोग चेंज होंगे उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाते हैं? चेंज। कहता भाई ये तो बड़ा सरदर्दी वाला काम है, पहले तो मैं पूरा इंटरनल कंट्रोल मैनुअल पढ़ूं, उसके बाद उसमें चेंज आ गया फिर दोबारा पढ़ो। कहता हाँ पढ़ना तो पड़ेगा, करना और कोई तरीका है तो बताओ। दूसरा तरीका है चेकलिस्ट मेथड। ये बहुत कॉमन है। इसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, विच अ मेंबर ऑफ द ऑडिटिंग स्टाफ, मतलब इंगेजमेंट टीम का मेंबर, मस्ट फॉलो और मस्ट आंसर। हमें वो आंसर करना है। तो ये किसको प्रिंसिपल ये किसको देता है? टीम को। ठीक है, व्हेन ही कंप्लीट्स द इंस्ट्रक्शन, आपको ये सारी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है।
आंसर करना है, उसको अपने इनिशियल करने हैं, ठीक है, इनिशियल कर देना। चेकलिस्ट क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। नॉर्मली जो आंसर दिए जाते हैं वो किस फॉर्म में दिए जाते हैं, यस, नो, नॉट एप्लीकेबल, 3 फॉर्म में, ठीक है। इट इज एन ऑन जॉब रिक्वायरमेंट। ऑन दी जॉब रिक्वायरमेंट मतलब जब ऑडिट परफॉर्म करने जाओगे तब आपको आंसर करना है, ठीक बात है। ये कंप्लीट चेकलिस्ट जो हो गई उसको कौन स्टडी करेगा, स्टडी करेगा आपका प्रिंसिपल, और वो देखेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। अगर उसे लगता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही है तो चलने दो, अगर उसे लगता है नहीं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कमी पाई गई है तो वो अपने प्लान को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। यही करवाया था। तो चेकलिस्ट में दोबारा देखो, यहां पर जो आपका प्रिंसिपल होता है वो आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन देगा। ये कौन है, प्रिंसिपल, इंगेजमेंट पार्टनर। ये किसको दी गई है, आर्टिकल्स को, मेंबर्स ऑफ इंगेजमेंट टीम। आपको इसे आंसर करना है, यस, नो, नॉट एप्लीकेबल, इस फॉर्म में आंसर करो। जब ये लिस्ट कंप्लीट हो जाए तो आपको किसको फॉरवर्ड करनी है, और प्रिंसिपल इसके अकॉर्डिंग अपने ऑडिट प्लान में कोई चेंज करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। चलो आगे। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर भी कुछ कुछ ऐसा ही है, इसमें भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है। इसमें भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आंसर कौन करेगा, मैनेजमेंट। ठीक है, अगर जवाब है यस तो डिटेल में बताओ। फॉर एग्जांपल आपके यहां पर उधार माल बेचने का क्या सिस्टम है, सिस्टम है, उधार माल बेचते हो क्या, हाँ, एक्सप्लेन करो कैसे बेचते हो। अगर जवाब आता है नो तो हर नो एक रिस्क को डिनोट करता है, कोई सिस्टम नहीं है, इसका मतलब गड़बड़ होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, अगली बार यहां पर नो नहीं होना चाहिए। ये जैसे ही लिस्ट बनती है ये लिस्ट किसको भेज दी जाती है, प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल उसके अकॉर्डिंग अपना ऑडिट प्लान और प्रोग्राम सेट कर लेता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड, इसमें जो आंसर्स होंगे वो कंप्रीहेंसिव सीरीज में होंगे, यस नो नॉट एप्लीकेबल में नहीं है, कंप्रीहेंसिव मतलब डिटेल्ड आंसर होंगे। ओके, इसका फायदा क्या है, देखो एक होता है ना कि मैं कुछ पूछना भूल जाऊं, इसमें क्या मैनेजमेंट मुझे सब कुछ बताएगी, मैं उनसे पूरा सिस्टम पूछ रहा हूं उसका कि आप लिख के बताओ मेरे को आपका परचेज का सिस्टम क्या है, सेल का सिस्टम क्या है, तो ओवरसाइट या ओमिशन होने के चांसेस, ठीक है, ये कम होते हैं, लेस, क्योंकि यहां पर मैनेजमेंट मुझे डिस्क्रिप्शन दे देगी। ओके, विद अ प्रॉपर क्वेश्चनर, अगर मैंने प्रॉपर क्वेश्चनर बना रखा है तो ऑल इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन कैन बी कंप्लीटेड एट वन टाइम और इन अ सेक्शन, एक बार में आपने पूरे इंटरनल कंट्रोल को समझ लिया। यहां पर तो क्या है, ऊपर वाले में आर्टिकल जैसे ही वो काम परफॉर्म करेगा उस टाइम वो क्वेश्चन पूछेगा, यहां पर क्या है, एक बार में सारा काम पूछ लिया मैनेजमेंट से कि आपका ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, यानी कि इन सिंपल वर्ड रिव्यू इजी है, रिव्यू क्या है, इजी है, ठीक है। इससे बहुत इजीली पता लग जाएगा कहां पर आपके कंट्रोल्स में डिफेक्ट है, जहां जहां नो होगा वहां पर आपका कंट्रोल में डिफेक्ट होगा,
ठीक है, ईच नो, नो आंसर सजेस्ट वीकनेस, ध्यान रखना। अगर यस है तो इसका मतलब सही चल रहे हो, सिस्टम है, हाँ है तो सही है। जहां जहां नो आएगा इसका मतलब गड़बड़ है। मेड, प्रोविजन इज मेड फॉर एक्सप्लेनेशन और फर्दर डिटेल ऑन नो आंसर। सिस्टम क्यों नहीं है उसका क्या बताओ, उसका रीजन दो। और जहां पर कोई क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है तो क्या आएगा, नॉट एप्लीकेबल आएगा। ये यूजुअली किसको इश्यू किया जाता है, क्लाइंट को, और क्लाइंट इसे क्या करेगा, फिल करेगा। ये मैं एंगेजमेंट टीम को नहीं देता, ये मैं किसको भेजता हूं, क्लाइंट को, और क्लाइंट इसे फिल करेगा। फिर मैं परसू करूंगा मतलब चेक करूंगा। ठीक है, जहां जहां मुझे इनकंसिस्टेंसी नजर आई, इनकॉन्ग्रेंसी नजर आई, इनकॉन्ग्रेंसी का मतलब गड़बड़, ठीक है, तो मैं डिस्कस करूंगा विद एम्प्लॉइज फॉर अ क्लियर पिक्चर। ठीक है, इसके बाद मैं रिपोर्ट बनाऊंगा कि मुझे आपके इंटरनल कंट्रोल्स में क्या क्या कमी मिली, और मैं उसके साथ ही आपको क्या दे सकता हूं, रिकमेंडेशन सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको अपने इंटरनल कंट्रोल्स को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, मोस्ट कंसाइज्ड वे ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ द सिस्टम, सबसे बढ़िया तरीका है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को हो सकता है 50 पेज हो, बट अगर आपने डायग्राम बना लिया तो 2 या 3 पेज में सिमट जाता है। 2 या 3 पेज से पता लग जाएगा कि क्या सिस्टम है आपका, यानी कि डिटेल की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब यही चीज, अब मैंने आपको डायग्राम से ये चीज समझाई, देखो एक तो ये साइड में लिख रखा है कितना ज्यादा, एक मैंने डायग्राम बना रखा है, डायग्राम बनाने में टाइम लग गया, बट अब आप रिवीजन करोगे तो क्या दिखेगा, प्रिंसिपल ने लिस्ट बनाकर किसको दी, मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम, वो इसको यस नो करेगा ड्यूरिंग द आंसर, उसके बाद किसको फॉरवर्ड करेगा, प्रिंसिपल। तो अब इसको समझने में टाइम क्या लगा, कम लगा। यही चीज होती है फ्लो चार्ट में भी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे पूरे कंट्रोल को, और मोस्ट कंसाइज वे होता है ये, गिव बर्ड आई व्यू ऑफ द सिस्टम, बर्ड आई व्यू मतलब फोकस एरिया। ठीक है, फ्लो जो है, फ्लो नहीं आएगा यहाँ पर, फ्ला आएगा, फ्लो, अच्छा फ्लो, 1 मिनट फ्लो ही रहने दो, ठीक है। फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो क्लियरली विजिबल होगा। फ्लो कैन बी इजिली स्पॉटेड एंड इंप्रूवमेंट कैन बी सजेस्टेड। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल लिखवाता हूं। हमने पूछा कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है परचेज को लेके। ये कहता है सर सबसे पहले तो स्टार्ट होता है, अब है ना फ्लो चार्ट ऐसे बनता है, स्टार्ट और स्टॉप हमेशा ओवल बॉक्स में बनते हैं, फिर उसके बाद एरो लगेगा, ये एक थोड़ा सा टेढ़ा बॉक्स बनता है, इसका मतलब होता है इनपुट, इनपुट परचेज रिक्वेस्ट, सॉरी परचेज रिक्वेस्ट नहीं, मटेरियल रिक्वेस्ट कहां से आएगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, मटेरियल रिक्वेस्ट रिसीव्ड, हमें मटेरियल की रिक्वेस्ट रिसीव होती है कि इस तारीख को हमें इतना माल चाहिए। दो बातें होंगी, क्या वो माल स्टोर में अवेलेबल है, एक इसे बोलते हैं डायमंड बॉक्स। जब भी कोई क्वेश्चन पूछना हो ना फ्लो चार्ट में तो डायमंड बॉक्स बनता है, क्या मटेरियल अवेलेबल है। इस डायमंड बॉक्स से हमेशा 2 एरो निकलेंगे, एक यस और एक नो, क्योंकि क्वेश्चन के 2 ही आंसर होंगे। यस माल अवेलेबल है तो माल इश्यू कर देना, अब सिंपल बॉक्स बनेगा, इसे प्रोसेसिंग बॉक्स बोलते हैं। इश्यू मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इश्यू कर दो, ठीक है, और स्टॉक आउटवर्ड रजिस्टर क्या कर दो, अपडेट कर दो, अपडेट आउटवर्ड रजिस्टर, स्टॉक आउटवर्ड रजिस्टर समझ गए ना, स्टोर के अंदर ये डाल दो आज की तारीख में भेजा,
और स्टॉप। अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम टेंडर इश्यू करेंगे, इश्यू टेंडर, क्योंकि परचेज करनी पड़ेगी ना, माल अगर नहीं तो परचेज करना पड़ेगा। टेंडर इश्यू करने के बाद क्या रिसीव करेंगे, फिर कोटेशन सिलेक्ट करते हैं, तो रिसीव करते हैं, फिर जो सबसे सस्ती कोटेशन होती है वो सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट मोस्ट कोटेशन, ओके। और फिर वेंडर के साथ क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर, फिर प्लेस कर देते हैं ऑर्डर, भैया माल भेज दो, प्लेस परचेज ऑर्डर, और फिर माल रिसीव कर लेते हैं, बस। रिसीव मटेरियल, अपडेट स्टॉक इनवर्ड रजिस्टर, इसके बाद इसका मतलब होता है लिंक। ये फ्लो चार्ट की टेक्निक है बेटा। अब देखो माल अवेलेबल है, हाँ माल अवेलेबल है, ये ए यहां चला गया। अब माल अवेलेबल है, यस, माल इश्यू कर देना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, स्टॉक आउटवर्ड रजिस्टर में एंट्री कर देना। अब ये फ्लो चार्ट बनाने में मुझे 5 मिनट लगी, बट अब कोई पूछे आपके परचेज का सिस्टम क्या है तो मैं कैसे बता सकता हूँ। सर सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन आती है, फिर देखते माल अवेलेबल है या नहीं है, माल अवेलेबल है तो माल इश्यू कर देते हैं, स्टॉक आउटवर्ड जिसमें एंट्री कर दी, खत्म कहानी। अगर माल अवेलेबल नहीं है तो हम टेंडर इश्यू करते हैं, सस्ती कोटेशन है, सबसे अच्छी कोटेशन उसे सिलेक्ट करते हैं, पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद उसे परचेज ऑर्डर देते हैं, फिर वो माल भेजेगा, माल रिसीव करेंगे, स्टॉक आउटवर्ड रजिस्टर, स्टॉक इनवर्ड जिसमें एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद उसको इश्यू कर देते हैं। ऑडिटर कहता है मिल गई वीकनेस। पहले ऑडिटर ने आपका सारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझा और एक डायग्राम बना लिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दी, और ऑडिटर कहता है कि सर मुझे गड़बड़ है लग रही है आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में। कहता है कहाँ, मैं कहता हूँ यहाँ, बर्ड आई व्यू, ये क्या है, बर्ड आई व्यू। कहता सर मुझे गड़बड़ मिली है आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में। कहता सर क्या गड़बड़ मिली, कहते यहाँ पर आपने क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं किया, यहाँ पर क्वालिटी इंस्पेक्शन इज मिसिंग। ये कहा है, ये कहां गया। क्या सर बहुत सारे वेंडर क्या करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट लेना हो ना तो कोटेशन के साथ जो आपको सैंपल दिखाएंगे ना वो बड़ा अच्छा दिखाएंगे कि हम आपको ये सैंपल का माल देंगे, बट जब माल भेजेंगे ना तो बहुत घटिया क्वालिटी का माल भेजते हैं, और आप चेक भी नहीं कर रहे। आपकी आपके स्टेप से आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में दिख रहा है मेरे को साफ कि आप क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं करते। तो हाँ करते तो नहीं, होना चाहिए सर, इससे ये पता है, और जो भेज रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इंफीरियर क्वालिटी का अगर माल आ रहा है तो आप स्टॉक क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे उसका। तो देखो मैंने इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू किया और 1 मिनट में बता दिया कि कहां पर वीकनेस है, और मैंने मैनेजमेंट को क्या सजेस्ट कर दी, इंप्रूवमेंट। आई बात समझ में। अब देखो ये फ्लो चार्ट साइड में जो लिखा हुआ वो पढ़ो दोबारा थ्योरी में। इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कंसाइज वे है जिससे ऑडिट रिव्यू करता है। मिनिमाइज कर देंगे, अब देखो यहाँ पर हमें डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, ग्राफिकली बनी हुई है सारी चीजें, कब हमें परचेज ऑर्डर देना है कब नहीं देना, कब हमें कोटेशन सिलेक्ट करनी है कब नहीं करनी, सारी चीजें हैं। और हम यहाँ पर बर्ड आई व्यू दे सकते हैं कि ये एरिया फोकस करने वाला है भाई,
यहाँ पर गड़बड़ होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, क्योंकि क्वालिटी इंस्पेक्शन तो होता नहीं। सही बात है ना, ये होता है फ्लो चार्ट टेक्निक। आगे आओ पेज नंबर 23 पर। 23, 24, 25, 26, 27। एक बार पहले फ्लो एक नोट्स में आओ पहले। जो आपको नोट्स बनाए थे ना चैप्टर के, उसी के अंदर आगे आ जाना। आपको एक पॉइंट मैंने पहले भी करवाया, मैं दोबारा करवा रहा हूं। टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कितने तरह के होते हैं। पहला बात क्या बताया, इनिशियल, और उसके बाद फर्दर। याद आया, इनिशियल ऑडिट प्रोसीजर कब परफॉर्म किए जाते हैं, एट द प्लानिंग स्टेज, इनिशियल स्टेज पे। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं, वो प्रोसीजर जो कब परफॉर्म किए जाते हैं, ड्यूरिंग द ऑडिट, बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑडिट। ऑडिट स्टार्ट करने से पहले परफॉर्म होते हैं। क्यों, टू आइडेंटिफाई एंड assess the risk of material statement। ठीक बात है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की बात भी करेंगे। अब इनिशियल ऑडिट प्रोसीजर में मैं आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करूंगा। हाँ अभी पढ़ा ना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्यों रिव्यू करना चाहिए। मैंने आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू किया। सर क्या रिव्यू किया, डिजाइन। डिजाइन कैसा है, आपकी पॉलिसीज क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की पॉलिसीज क्या है, क्या डिजाइन स्ट्रॉन्ग है, एडुकेट है, या वीक लग रहा है, ऑडिटर को लग रहा है कि डिजाइन वीक है। डिजाइन वीक स्टेटमेंट क्या होगा, हाई होगा। और रिस्क अगर अपने ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कम रखने चाहिए या ज्यादा रखने चाहिए, ज्यादा। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, मैं रिस्क को लो कंसीडर कर लूं, और मैं अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लिमिटेड कर लूं। कहता है यार जल्दबाजी मत करो। कहता है क्या करूं फिर, ये तो डिजाइन है, स्ट्रॉन्ग डिजाइन है, ये भी तो देखना पड़ेगा। नहीं होता है, बहुत सी कंपनी पॉलिसी तो बना लेती है, बट पॉलिसी फॉलो तो होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि हम सुबह 6 बजे उठ के पढ़ा करेंगे, सोचते तो हैं, बड़े अच्छी प्लानिंग है, बट एग्जीक्यूट तो नहीं होती। सही बात है ना। ओके, तो यहाँ पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और एक टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट का मतलब चेक। जब मैं ऑडिट परफॉर्म करने जाऊंगा तो मेरा पहला काम क्या होगा, जहां जहां मैंने रिस्क को इनिशियली लो कंसीडर किया है, क्यों, क्योंकि वहां पर कंट्रोल अच्छा था, मुझे ये देखना पड़ेगा वेदर कंट्रोल ऑन योर ऑपरेशन। जो कंट्रोल्स आपने दिखाए हैं, जो स्ट्रॉन्ग दिखाए हैं, वो ऑपरेशन में भी है क्या। दो बातें होंगी, या तो वो ऑपरेशन में होंगे
यस, या वो ऑपरेशन में नहीं होंगे। सर कंट्रोल ऑपरेशन में है, तो आपने इनिशियली क्या रिस्क कंसीडर किया था? लो, अब कंफर्म हो गया वो लो ही है, और फिर आप अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। बट अगर पता लगा कि कंट्रोल जो है वो फॉलो नहीं होते, वही हुआ ना जिसका डर था कि प्लानिंग बनती तो बहुत है, एग्जीक्यूट नहीं होती, तो यहाँ पर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या कंसीडर किया जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? रिवाइज हो गया। पहले आप उसे लो कंसीडर कर रहे थे, अब उसे क्या कंसीडर करोगे? हाई। और अपने एनटीई यानी कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या करोगे? डिटेल में परफॉर्म करोगे, टेस्ट ऑफ डिटेल। इनिशियल ऑडिट प्रोसीजर से और टेस्ट ऑफ कंट्रोल से अभी तक मैं क्या असेस कर पा रहा हूं? रिस्क। रिस्क का मतलब पॉसिबिलिटी, कहां गड़बड़ मिलने के चांसेस ज्यादा है। टेस्ट ऑफ डिटेल क्या है? वो ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट ऑडिट प्रोसीजर टू डिटेक्ट द मटेरियल मिस्टेक। इसको हम किस लिए यूज करते हैं? ताकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हो जाए, ठीक है? जैसे इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, कंप्लायंस, ये सब कुछ आ जाएगा। इससे पता लगेगा कि कहां पर गड़बड़ एक्चुअल में है। तो देखो, जहां रिस्क कम है वहां पर मैं अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कम रख लूंगा, जहां पर रिस्क ज्यादा है वहां पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा। जहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस ज्यादा है वहां पर परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए? ज्यादा। जहां गड़बड़ मिलने के चांसेस कम है वहां पर परफॉर्मेंस क्या रख लो? कम रख लो, टाइम कम है अपने पास में। ये बात समझ में आ गई? अब आओ इसमें टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अभी तक जो स्टेप पढ़े कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होते हैं, इसको रिव्यू क्यों करना चाहिए, रिव्यू करने क्या बेनिफिट है, क्या टेक्निक है, उससे हमें क्या पता लग रहा है? डिजाइन। डिजाइन कैसा है? अब डिजाइन तो अच्छा है, अब ये भी तो देख लो कि वो एक्चुअल में ऑपरेशन में है या नहीं है। दोबारा से, नरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, क्वेश्चनेयर, ये चार टेक्निक जो हमने पिछले पेज पे पढ़ी, इससे हम क्या करते हैं? सिस्टम को रिव्यू द डिजाइन। एक्चुअली में वो ऑपरेशन में है या नहीं है, वो कैसे पता लगेगा? डिजाइन तो अच्छा है, डिजाइन तो हर कोई अच्छा बनाता है, घर के बाहर का डिजाइन बहुत अच्छा होता है, घर के अंदर क्या चल रहा है वो कब पता लगेगा? घर के अंदर जाने के बाद। पॉइंट समझ में आया? तो ये सिर्फ डिजाइन को रिव्यू करने के लिए है, एक्चुअली में अब इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। चेक ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस? भाई अप्लाई भी हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम भी हो रहा है नहीं हो रहा है। आफ्टर इवेल्युएटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आफ्टर after evaluating the design of internal control system, the auditor need to examine same is actually in operation। मतलब क्या ये फॉलो भी होते हैं? फॉलो भी होती है। फॉर दिस ही रिजोर्ट टू एक्चुअल टेस्टिंग। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ही रिजोर्ट टू एक्चुअल टेस्टिंग। आगे बढ़ना, ठीक है, स्टेप उठाना। तो वो एक्चुअल टेस्टिंग करता है किसकी? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक बात है, करनी भी चाहिए। व्हाट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल? सर ये होता क्या है? अभी तो में क्या मिलते हैं? ऑडिट एविडेंस मिलते हैं अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिजाइन। कि डिजाइन कैसा है? सर डिजाइन तो हमने चेक कर लिया, डिजाइन तो सही है। एंड ऑपरेशन, दो चीजें। डिजाइन चेक कर रहा हूं, डिजाइन के बाद क्या चेक करो? अगर वो डिजाइन सही है, अच्छा है, तो मुझे ये भी तो देखना है वो ऑपरेशन में है या नहीं है। पर्पस क्यों कर रहे हो भाई साहब ऐसा? बताओ। ताकि ऑडिटर का ऑडिट रिस्क क्या हो जाए? कम हो जाए। यहाँ पर तो कंट्रोल रिस्क लिख रखा है। कंट्रोल
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में फेल, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में फेल इन प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। ठीक है, इन प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। बेटा एक बात बताओ, अगर डिजाइन स्ट्रॉन्ग है और वो ऑपरेशन में है तो कंट्रोल रिस्क बढ़ेगा या घटेगा? बताओ बताओ। मैंने इनका डिजाइन चेक किया, डिजाइन बहुत अच्छा और वो फॉलो भी हो रहा है, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में फेल हो जाएगा, इसके चांसेस क्या है? कम है। इन शॉर्ट, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड कंट्रोल रिस्क। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जितना इफेक्टिव होगा, डिजाइन जितना इफेक्टिव होगा और जितना एफिशिएंटली वो ऑपरेशन में होगा, उसके फेल होने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। डिजाइन ही अच्छा नहीं है, या डिजाइन तो बहुत अच्छा है बट वो ऑपरेशन में नहीं है, तो कंट्रोल रिस्क बढ़ेगा। ठीक बात है ना? तो इन शॉर्ट ये क्या कह रहा है, अगर डिजाइन वीक है तो ऑपरेशन चेक करूं क्या? अगर डिजाइन वीक है तो ऑपरेशन चेक करूं ऑपरेशन में है या नहीं है? जब डिजाइन ही वीक है, पॉलिसी खराब है, तो उसका ऑपरेशन क्यों चेक करना है? सर डिजाइन स्ट्रॉन्ग है, डिजाइन स्ट्रॉन्ग है बट नॉट इन ऑपरेशन। अगर ये काम है तो मुझे बताओ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के फेल होने के चांसेस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, यही तो हम कह रहे हैं। और आईआर और सीआर पैरेलल चलते हैं, अगर सीआर ज्यादा है तो आईआर भी क्या होगा? ज्यादा। सीआर और सीआर को मिला दूं तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है? ज्यादा होगा, क्योंकि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आता है। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से अगर मैं अपना डिटेक्शन रिस्क मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ऑडिट रिस्क बढ़ जाता है। तो इन शॉर्ट में ये रिव्यू करके खुद का ऑडिट रिस्क क्या कर रहा हूं? कम कर रहा हूं। समझ में आया? Based on the result of test of control, auditor should evaluate whether the internal control system design and operating as contemplated in preliminary assessment of control risk. जैसा मैंने सोचा था स्टार्टिंग में वैसा ही कंट्रोल है या नहीं है, मैं ये असेस कर पाऊंगा। The evaluation of deviation may result in auditor in concluding that assessed level of control risks need to be revised. ये क्या है डेविएशन? सर डिजाइन तो बड़ा अच्छा था, जब ऑपरेशन चेक करने गया तो पता लगा डेविएशन है, मतलब गैप आ रहा है। जो बोला है, जो दिखाया है और जो एक्चुअल में हो रहा है, उन दोनों में क्या है? गैप है। तो भाई इसका मतलब मेरे को कंट्रोल रिस्क क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा। ये देखो, इनिशियली मैंने रिस्क को क्या समझा था, लो, पता लगा करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, बढ़ाओ इसको भाई। पॉइंट समझ में आया? इन सच केसेस ऑडिटर वुड मॉडिफाई द नेचर, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी एनटीई को यानी कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर को क्या कर देना चाहिए? चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या हुआ? कम हुआ या ज्यादा हुआ? इनटू मल्टीप्लाई बाय सीआर इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो मेरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर या सब्सटेंटिव प्रोसीजर चाहिए। सब्सटेंटिव प्रोसीजर को टेस्ट ऑफ डिटेल भी बोलते हैं। ये लिखा हुआ है यहां पर इन्होंने। डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट? कीपिंग द रिकॉर्ड। तो रुकना, जो आपने डिस्कशन करी है इंगेजमेंट टीम के साथ, क्योंकि जब भी हमें रिस्क मिलता है तो हम किसको बताते हैं? इंगेजमेंट टीम को। और इंगेजमेंट टीम को ये भी बताएंगे कि अब इस एरिया को हमें कैसे चेक करना है। तो आपने इंगेजमेंट टीम को अवेयर करवाया था क्या, कौन सा एरिया ज्यादा रिस्की है और वहां पर हमें किस तरीके से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए? कहते जी बिल्कुल, दिखाओ वो डिस्कशन, दिखाओ रिकॉर्ड का कर रखी आपने। उसके बाद में क्या आपने अंडरस्टैंडिंग ली थी क्लाइंट की, इसके एनवायरमेंट की, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की? कहता जी बिल्कुल ली थी। दिखाओ, अगर आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू किया था, क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज ली होगी, कहीं तो रिकॉर्ड किया होगा ना, क्योंकि इसके बिना रिस्क असेसमेंट तो हो ही नहीं सकती। सिंपल सी बात है, एसए 315 आपने फॉलो किया था क्या? इस बात का क्या देना पड़ेगा? प्रूफ देना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ऑडिट किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? एसएस के अकॉर्डिंग। तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। फिर आपने रिस्क जो आइडेंटिफाई किया, असेस किया,
वो उसका रिकॉर्ड दिखाओ, ठीक बात है। उसके बाद में रिलेटेड कंट्रोल्स, कहां कहां आपको रिस्क मिला और उसके कंट्रोल्स आपने क्या सजेस्ट किए, सिंपल सी बात है। तो डॉक्यूमेंट द रिस्क मतलब आपने कंप्लायंस किया है, कंप्लायंस ऑफ एसए 350, इसका प्रूफ दे दो मेरे को। क्या आपने क्लाइंट के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली पहले नंबर पे, हाँ ली। आपको कहां कहां पर कंट्रोल वीक मिले, कहां कहां आपको रिस्क ज्यादा नजर आया, और फिर आपने इंगेजमेंट टीम को अवेयर किया या नहीं किया, ये सारी चीजें बता दो, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। असेस एंड रिपोर्ट ऑन फाइंडिंग्स, उसके बाद जब भी ये आईटी कंट्रोल के बारे में आगे आएगा, ये यूनिट लास्ट में करेंगे अपन आईटी कंट्रोल के बारे में, इसको मैं एक बार सर्कल करके छोड़ देता हूँ। हाँ, अब आ गया एस 330, रिस्क ज्यादा मिला, रिस्क कम मिला, क्या इसका फर्क मेरे ऑडिट प्रोसीजर पे आएगा, बिल्कुल आएगा। जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर हमारे ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा होते हैं, जहां रिस्क कम होगा वहां पर मेरे ऑडिट प्रोसीजर कम होते हैं। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क। पहले रिस्क को असेस करो, असेस करने के बाद आपको उस रिस्क के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ठीक बात है ना। हमारे लिए हर एरिया इक्वल नहीं होता, जहां पर रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होता है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होता है, ठीक बात है ना। तो आपको ऑडिटर शेल डिजाइन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब यहां पर क्या है, ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। ऑडिटर शेल डिजाइन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस द असेस रिस्क, उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए कि उस रिस्क के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने चाहिए। इन शॉर्ट, ऑडिटर शेल डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अकॉर्डिंग, यानी कि एनटीई बेस्ड ऑन एंड रिस्पॉन्सिव टू दी असेस्ड रिस्क, ऊपर वाली लाइन यानी, क्लियर। इन डिजाइनिंग बस काफी है, चलो कल इसको यहीं से खत्म करेंगे। क्या, नहीं कम है, नहीं है, हाँ